मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कुमारी खुशी रानी, योगेश कुमार, दिव्यांशु पटेल, रोहित पुनिया, कपिल कुमार, सुधीर कुमार, आर्यन कुमार शर्मा, ज्योति, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अभिषेक पंत जी, आप सभी का नमस्कार। अभी सभी का धन्यवाद है इस सेशन में जुड़ने के लिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आज एचसीएफ को और आगे डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिना इधर उधर की कोई बात किए सीधा पढ़ाई पर फोकस करते हैं। आइए सीधा सवाल पे। अब आते हैं बाबू टाइप 5 पे। टाइप 5 में क्या है? अनुपात दे रखा होगा। पहले मुझे एक बात बताइए, टाइप 5 समझने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। दो संख्याएं, एक संख्या है 24 और एक संख्या है 60। मैं आपसे इन दोनों संख्याओं का अनुपात जानना चाह रहा हूं, क्या हो? व्हाट इज द रेशियो ऑफ 24:60? 24 और 60 का अनुपात क्या होगा मेरे बच्चे? आई ओनली जस्ट वांट दिस। तो आप कहेंगे देखिए सर, करना कुछ ही नहीं है, आपको काटना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे? 24 और 60 का एचसीएफ निकालना होगा। 24 और 60 का सर आप एचसीएफ ढूंढेंगे। 24 और 60 का एचसीएफ क्या है सर? 12। हाँ जी, तो जो एचसीएफ है वो इसमें से हटाएंगे, तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। आपने कहा सर सही बात है। यानी दो संख्याओं का अगर हम अनुपात निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उनका रेशियो फाइंड आउट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। इज दिस ओके? या सर, इट्स वेरी गुड एंड एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अगर इनका रेशियो 2:5 आ गया मेरे बच्चे, अब मैं कहानी पलट रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं जी, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अनुपात जो होगा, जो रेशियो दिया होता है, पहली चीज तो वो लोवेस्ट टर्म होती है, यानी इससे नीचे से काटा नहीं जा सकता। ध्यान रखना, ये लोवेस्ट टर्म है, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, नथिंग इज कॉमन इन इट। नथिंग इज कॉमन। रेशियो जो होता है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ कॉमन ना हो। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा एक के अलावा। मतलब एक तो ये लोवेस्ट टर्म होगी, दूसरा इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं होगा, तो ही वो रेशियो है, नहीं तो नहीं। अब मैं कहानी पलट के दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं बाबू, दो संख्याओं का एचसीएफ है 12 और उन संख्याओं का अनुपात 2:5 है। फाइंड नंबर। संख्याएं बताइए मुझे, वो संख्याएं बताइए। तो क्या आप बता सकते हैं संख्याएं क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर इस बात को कान खोल के सुन लो। रेशियो कब निकाला जाता है? जब हम उन नंबर को एचसीएफ से भाग देते हैं। तो अगर आपको रेशियो दे दिया और नंबर चाहिए तो उल्टा कर दो, रेशियो को एचसीएफ से गुना कर दो। तो एचसीएफ 12 है, तो सर 12 से गुना करोगे तो 12 दूनी 24, 12 से गुना कर दो, 12 पंजे 60। यानी सर संख्याएं आएंगी 24 और 60। सर संख्याएं होंगी 24 और 60। बताइए। अब आपका पहला सवाल कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 1 2 3, एचसीएफ 12 है, संख्याएं बताओ। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36। यानी एचसीएफ को डायरेक्ट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट वट एवर यू वांट, मतलब नंबर पता चल जाएगा। जन, जाने, जेंटल, जंगले जाते हैं। और सारे मेथड कब कैसे अप्लाई करना है, कैसे मेरे भाई, ये आप धीरे धीरे समझेंगे कि किस सवाल में कौन सा मेथड यूज करना है। देखिए, एक समझ पैदा की जा सकती है, लेकिन उस समझ का इस्तेमाल कैसा करना है वो थोड़े वक्त के बाद ही आप सीख पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि किस जगह मुझे फैक्टर मेथड से करना है, किस जगह मुझे डिफरेंस मेथड से करना है। आई विल एक्सप्लेन इट वेरी 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 स्लोली, but you have to adopt it, make a lot of practice, and after that you are able to understand which method is used in which question. ओके, पहले सवाल में आपको ये बात पहले नहीं पड़ेगी। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 7:11, उनका एचसीएफ 28 है।
तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो भाई पहली संख्या होगी 28 गुना 7, दूसरी होगी 28 गुना 11। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, एचसीएफ है, रेशियो है। कह रहा है जी दोनों का डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करो, बड़े में से छोटा घटाओ या छोटे में बड़ा। तो इनका डिफरेंस निकालना, तो 28 घटा देंगे ना, 28 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा 7 और -11। ध्यान देना ये डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब होता है मैं 3 और 5 का डिफरेंस पूछ रहा हूं तो उत्तर आएगा 2, लेकिन अगर मैं 3 -5 कर रहा हूं तो उत्तर आएगा -2। तो यहां डिफरेंस की बात हो रही है। हाँ जी, तो भैया क्योंकि डिफरेंस का जेन्युइन मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो देखो 11 में से 7 गया 4, तो आंसर आया 28 गुना 4। तो 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 मेरा आंसर हो। समझे? 26 लिख दिया गया मैंने पिछले सवाल में। अच्छा, ऑप्शन मैंने गलत दे रखे, मैं माफी चाहता हूँ, 36 होगा। दिस इज ए ह्यूज मिस्टेक बाय मी, 36 होगा। आइए जी, मेरे बच्चे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखिएगा यहां से। दो संख्याएं हैं और मान लीजिए उनका एचसीएफ है h, और संख्याओं का अनुपात है a अनुपात b। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संख्याएं क्या होंगी? आप कहेंगे सर बच्चों वाली बात क्यों करें, गुना करो, एच ए होगी और एच बी। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों का योग निकालें। तो एच ए प्लस एच बी, एच कॉमन आएगा, ए प्लस बी, और एक बार इन दोनों का डिफरेंस निकालें। तो एच ए माइनस एच बी, एच ए माइनस बी। मेरे प्यारे बच्चों ये दो संख्याओं का अंतर है, ये दो संख्याओं का योग। बिल्कुल ठीक से। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि मुझे ये बताइए इन दोनों का एचसीएफ क्या है, यानी दो संख्याओं के अंतर और उनके योग का एचसीएफ क्या आ रहा है। मतलब इन दोनों में जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों दोनों का एचसीएफ क्या है? दोनों का मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ क्या बताइए? तो आप कहेंगे सर दोनों का एचसीएफ होगा एच, दोनों का एचसीएफ क्या होगा एच, क्योंकि यहां पे भी एच है यहां पे भी एच है, एच मेरा बच्चे कॉमन आ गया। बिल्कुल ठीक है। तो यहां से एक नियम यह बना कि किन्हीं दो संख्याओं के योग और उनके डिफरेंस का जो एचसीएफ है वो वही है जो उन दो संख्याओं का एचसीएफ है। मैं इसे लैंग्वेज में बोलता हूं, आप फील करने की कोशिश करना कि दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का जो एचसीएफ है वो वही है जो उन संख्याओं का एचसीएफ। द एचसीएफ ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ एनी टू नंबर इज ऑल्सो द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर। ये मैंने समझाने की कोशिश की, पता नहीं आप समझे कि नहीं मेरी बात। अब बाबू सवाल पे आते हैं। यहां कहता जी दो संख्याओं का योग दे रखा है, दो संख्याओं का योग है मेरे प्यारे बच्चों 128 और दो संख्याओं का डिफरेंस है 64। मुझे ये पता करना है कि भाई इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है। तो जो उन दोनों संख्याओं के योग और डिफरेंस का एचसीएफ होगा वही मेरे बाबू उन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। तो हमें यहाँ 128 और 64 का एचसीएफ निकालना होगा। कैसे निकालें सर 128 64 का? सर मजे की बात यह कि 64 का डबल ही तो 2 चौक 8 और 2 छिक 12, यानी इनका एचसीएफ 64 ही आ रहा है सर। तो सर आंख बंद करके कह दीजिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 64 ही, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 64 होगा। हाँ जी आइए। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज हम टाइप 6 पर। टाइप 6 क्या कहता है ध्यान से देखिए।
कहता है जी दो संख्याओं का योग दे रखा है और उनका एचसीएफ दे रखा है, तो कितने पॉसिबल पेयर है? तो टाइप 5 जो है वो पॉसिबल पेयर है। पॉसिबल पेयर है। कैसे करें जी? देखिए ध्यान। कह रहा है जी दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, कितना है जी? 33। मैं संख्याओं का अनुपात मान लेता हूं ए अनुपात बी, लेकिन दो बातें कान खोल के सुन लीजिए। ये दोनों नंबर लोवेस्ट टर्म है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन। इस बात को रिपीट नहीं होना चाहिए ना, मैं करूंगा कि भाई रेशियो जो होता है वो ऐसे नंबर होता है जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता। अगर मैं कहूं संख्याएं बताओ तो आप कहेंगे एक संख्या 33 ए हो जाएगी, एचसीएफ को डायरेक्ट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी संख्या 33 बी हो जाएगी। कह रहा जी इन दोनों का योग करना है, तो योग करेंगे तो 33a जमा 33b। कह रहा जी योग इन दोनों संख्याओं का 528 है। 33 पूरे से कॉमन लेके उड़ाता हूं तो a जमा b, भाई 16 × 48, 16 × 48 और 4 52, 16 बचा। 33 से कम 33, 33 से कम 33, 33 16 528, यानी a प्लस b का जोड़ 16 है। पहले इतनी बात समझो। अब मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी बराबर 16 है, तो मुझे ये देखना है ध्यान से कि भाई a और b दो ऐसे नंबर है जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता हो, नथिंग इज कॉमन, और उनका जोड़ 16 है। तो क्या क्या संभव है सर? 1 और 15 है सर, 2 और 8 है, नहीं 2 और 14 है, 3 और 13 है, 4 और 12 है ना, 4 और मेरे भाई 12 है। और 16 कैसे बनाया जा सकता है? 4 12, 5 और 11 है, 6 और 10 है, 7 और 9 और 7 16 है, 8 और 8, 15 1 और 1 और 15 अलग नहीं, एक ही बात है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई 16 जोड़ a प्लस बी का इन्हीं दो तरीकों से बनाया जा सकता है? आपने कहा सर हाँ, लेकिन लफड़ा क्या है कि मैं पहले ही ये बात क्लियर कर चुका हूं कि भाई a और b ऐसे नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो अगर कुछ कॉमन नहीं आता है तो आपको कॉमन आना भी नहीं चाहिए। जैसे 2 और 14 है, इनमें कॉमन आता है 2, तो ये आंसर नहीं होगा। 4 और 12 दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 6 और 10 में मेरा 2 कॉमन आ रहा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 8 और 8 में मेरा एक कॉमन ना 8 कॉमन आ रहा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मतलब मेरे बाबू कहने का ये है कि ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। तो आई हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? 1 2 3 4। मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों केवल 4 ही ऑप्शन बचे। कितने ऑप्शन बचे? 4 ही ऑप्शन बचे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो वो सवाल ने पूछा कि भाई कितने पेयर पॉसिबल है, तो आंसर होगा 4 पेयर पॉसिबल है सर। कितने पेयर पॉसिबल है? 4 पेयर पॉसिबल। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है जी। आइए मेरे बच्चे, कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एचसीएफ। कह रहा है जी दो नंबर है ए और बी, इन दोनों नंबर ए और बी का एचसीएफ 5 है। दो नंबर है ए और बी, इनका एचसीएफ है मेरे बच्चे 5 है। दो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, इनका एचसीएफ 5 है, एचसीएफ 5 है। तो मान लेते हैं जो इन दोनों संख्याओं का अनुपात होगा एक्स अनुपात वाई, तो एक्चुअल में वो संख्याएं क्या होंगी? 5x और 5y। भाई सवाल में वो ये कह रहा है क्या कि दो संख्याएं a और b हैं, उनका HCF 5 है। इस बात को समझना, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन HCF AB इज 5। कहता है दो नंबर है a और b, उनका HCF 5 है। मतलब वो ये कह रहा है कि भैया इस नंबर का नाम दे रखा उसने a और इस नंबर का नाम दे रखा b।
एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले क्लास में पूछा कि सर जो आप करा रहे हो इससे बाहर तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। सच में कोई इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बाहर में है ही नहीं, मैं सब करा रहा हूं। लेकिन दिक्कत ये है कि नया सवाल तो बनाता रहेगा, जैसे सवाल नया बना दिया आपको, अरे ये क्या बवंडर दे दिया। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए सवाल को पढ़ोगे समझोगे तो पल्ले पड़ेगा। भाई ए और बी दो नंबर है जिनका HCF 5 है, तो मैंने मान लिया उन दोनों संख्याओं का अनुपात XY है, तो नंबर हो गए 5X 5Y। अब कह रहा है कि उन दोनों नंबर ए और बी का जोड़ 65 है। देखिए पिछले वाले सवाल में यही बात प्यार से लिखी थी कि भैया दो नंबर का HCF 33 है और उनका जोड़ 528 है। इस बार मजे लेके लिख दी उसी बात को। तो जब वो मजे लेने लग रहा है तो आपके मजे नहीं जाने चाहिए। तो आपको पता है कि भाई 5X जमा 5Y बराबर है 65। ऐसा सवाल में कह रहा है, 5 पूरे में कॉमन ले लेंगे तो x + y आएगा 13। अब हमें देखना है कि कितने जोड़े बनेंगे इसके। भाई कितने जोड़े इसके बनेंगे, आओ बाबू। कि भाई कितने जोड़े बन सकते हैं इसके, कि दो अंकों का योग 13 हो तो कितने जोड़े संभव है इसके, बताइए। अब हमें देखना किन दो का जोड़ 13 हो सकता है। तो आप कहेंगे सर 1 और 12 का हो सकता है, 2 और 11 का हो सकता है, 3 और 10 का हो सकता है। बाकी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 और 9 का हो सकता है, 5 और 8 का हो सकता है, 6 और 7 का हो सकता है। बस ये पॉसिबल है, और तो कोई तरीका है ही नहीं संभव। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जोड़े संभव है। पहला ऑप्शन है कि एग्जैक्टली वन, नहीं भाई एक नहीं है। क्या अनंत जोड़े बनेंगे, नहीं। क्या लेस देन 65, क्या 65 से कम जोड़े बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ सर 6 जोड़े बने जो कि 65 से कम है, नन का मतलब भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। बात को समझा करो भाई, इसके 6 जोड़े बन रहे हैं तो कह रहा है कि क्या 1 बनेंगे, इनफाइनाइट बनेगा, 65 से कम बनेंगे, नन बनेंगे। तो मेरे बच्चे 65 से कम बनेंगे, वही मेरा सही उत्तर होगा। आइए, कहता है जी दो संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है और HCF दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों दो संख्याओं का HCF 10 है, तो संख्याओं का अनुपात हम मान ले रहे x अनुपात y। तो संख्याएं क्या होगी सर, 10x 10y। कह रहा जी इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो 10x गुना 10y बराबर 1500। काटपीट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कुल मिला के मतलब ये आया कि x इंटू वाई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आई 15। ध्यान ये रहे कि x और y रेशियो था। अगर x और y रेशियो था तो ऐसे दो नंबर लेने जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता, तो एनी लोवेस्ट नंबर। तो 1 15 हो सकता है, दूसरी जगह 3 5 हो सकता है, और तो कोई सेटिंग बैठेगी नहीं 15 में। 1 3 5 15 ये होंगे, यानी दो ही जोड़े बने। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है 2। कह रहा है दो पूर्णांक p और q, जहां p की वैल्यू भी 60 से ज्यादा और q की वैल्यू भी 60 से ज्यादा है, जिनका HCF 16 है। सवाल वही है, बस नजर घुमाने का खेल है। तो भाई एक बात समझो, दो नंबर है उनका HCF है 16, बिल्कुल ठीक है सर, HCF है 16। अनुपात मान लेते हैं x अनुपात y, तो संख्याएं होगी 16x 16y। अब मजे ले रहा है आपसे और कह रहा है कि भाई इसका नाम रख लो p और इसका नाम रख लो सर q। इसका नाम q है और इसका नाम p। कह रहा है जी p और q दोनों ही 60 से बड़े हैं और दोनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है। तो 16x गुना 16y 7168, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है। कहता है जी इनका योगफल बताइए क्या होगा, इनका योगफल बताइए। तो इन दोनों नंबर का जब आप योगफल निकालेंगे तो उत्तर आएगा 16x जमा 16y। 16 मेरे भाई कॉमन ले देंगे तो यहां बचा x + y। तो पहली बात तो ये कि जो भी आपका जोड़ आएगा इन दोनों नंबर का, वो हर हाल में 16 का मल्टीपल होना चाहिए।
तो अगर हमें ऑप्शन से जाना है तो पहले ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन 16 से भाग जा रहा है। तो 16 का वर्ग 256, ए जा रहा भाग। 16 एकम 16, 16 ये भाग नहीं जा रहा, ये भी भाग जा रहा है, ये भी भाग नहीं जा रहा। यानी अगर मुझे तुक्केबाजी करनी है तो मैं ए और सी में से कोई एक आंसर टिक करूंगा। ए और सी से मेरे प्यारे बच्चों में एक आंसर टिक करूंगा। फिर से समझाता हूं। ये बना मेरे प्यारे बच्चों 16 गुना 16, 16 गुना 16, और ये बना मेरे प्यारे बच्चों 16 गुना 11। हाँ जी। अब मैं एक बात और समझाना चाह रहा हूं। क्या मैं इसे डिटेल भी समझूंगा, अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं। मेरा जो जोड़ आएगा दोनों संख्याओं का 16 गुना एक्स प्लस वाई। अब मेरे बच्चों मुझे बताना कि एक्स और वाई क्या थे। तो आप दिमाग दौड़ा कहेंगे सर एक्स और वाई रेशियो थे। रेशियो क्या होते हैं सर? जो लोवेस्ट टर्म होती है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। बिल्कुल सही बात है सर। अब मेरे दोस्तों मुझे एक बात बताना और एक सुझाव देना, एक्स और वाई क्या क्या हो सकते हैं? क्या दोनों इवन हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर दोनों इवन नहीं हो सकते। दोनों इवन किसी भी हालत में नहीं हो सकते। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ सर। क्योंकि अगर दोनों इवन होंगे तो दो कॉमन आ जाएगा, तो एक्स वाई रेशियो हो ही नहीं सकता। तो दोनों इवन नहीं होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक इवन एक ओड हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। एक इवन और एक ओड हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या सर दोनों प्राइम मतलब दोनों ही ओड नंबर हो सकते हैं? हाँ सर ये भी संभव है। जैसे मान लीजिए यहां मैंने 6 ले लिया और यहां मैंने 7 ले लिया, तो एक इवन एक ओड है, दोनों में रेशियो है। मैं दोनों ओड ले लूं, इसे 7 ले लूं, इसे 9 ले लूं, ये भी संभव है। लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है कि दोनों के दोनों इवन हो। आपने कहा यहां तक की बात भी सही है, एक इवन हो एक ओड ये हो सकता है, और दोनों ओड हो ये भी हो सकता है सर। दोनों ओड हो ये भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां इनका जोड़ क्या आएगा? 7 6 13 बैठेगा। यहां ओड ओड लोगे तो 16 बैठेगा। यानी हम यहां पे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे कि एक्स प्लस वाई का जोड़ हमेशा ओड आएगा या हमेशा इवन आएगा, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। तो अगर कोई भाई कोई यूट्यूबर रील बना के आपको ये कह रहा है कि भैया एक्स प्लस वाई हमेशा ही इवन आएगा, तो वो देखो जो 16 का इवन मल्टीपल है और वो मेरा आंसर है, तो ऐसा कतई बेईमानी और गलत है कहना। ऐसा कतई दूर दूर तक गलत है। ठीक है। तो क्या करना होगा, अब हमें मेरे बच्चे इसे सोल्व करना होगा। तो सोल्व करेंगे तो 16 से काटेंगे। 16 एकम 16, 16 दो चौक 64, 16 चौकू 64, बचा कितना? 7, और 16 चौकू 64, 16 आठे 128, फिर 16 से भाग जाएगा। 16 दूनी 32, बचा कितना जी? 12, 16 आठे 128, 28। तो मेरे प्यारे बच्चों x इंटू वाई जो आया वो 28 है। अब 28 के टुकड़े करो, क्या क्या होंगे? 1 गुना 28 होगा, 2 गुना 14 होंगे, 3 से जाएगा नहीं, 4 7 28 होंगे। अब मेरे बच्चे आप इस बात से तो सहमत होंगे कि ये मेरा टुकड़ा नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि सर 2 और 14 में 2 कॉमन आ रहा है, जबकि x और y मेरे क्या है? अनुपात है। अगर x और y मेरे अनुपात हैं तो आइदर माई आंसर वुड बी 1 28 या फिर 4 7। अगर मैं 1 और 28 ले लूं तो मेरा जो उत्तर आएगा 16 गुना 28 और 1 29, 16 गुना 29, जो कि मेरे दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये गलत है। अब 4 और 7 में ले लेता हूं, तो ये 4 आया, ये 7 आया, तो 7 और 4 11, 16 गुना 11 मेरे ऑप्शन में है। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन ए गलत है। तो ऑप्शन सी यहां पे मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट होगा। दूसरा, अगर वो सवाल में कहता नंबर बताओ, तो आप कहते हैं कि भाई x की वैल्यू 4 है, तो ये नंबर होगा, p की जो वैल्यू होगी 16 चौक 64 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या है, मतलब क्योंकि y की वैल्यू 7 है तो 16 7 है 112। यानी एक नंबर 112 आएगा, एक नंबर 64 आएगा, और दोनों ही नंबर 60 से बड़े हैं जो उसे चाहिए थे। जो मेरे प्यारे बच्चों से चाहिए थे वो हमने ला दिए। हाँ जी। करिए जी। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मजेदार सवाल है। आइए मेरे भाई,
कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू, कभी घबराए कभी नहीं आए, मेरा खुद पे नहीं काबू के ही। देखिए मेरे बच्चे, 13A, दूसरा जोड़ा है 13B, तीसरा जोड़ा है 13C। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि 13 जो है वो ABCR या कॉमन आ गई। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिए, सवाल बहुत खतरनाक है, बिल्लू भयंकर टाइप का क्वेश्चन है। कहता 13A B C आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर। कहता 13A B C 4 अलग अलग संख्याएं हैं। यानी हम ये बात तय कर चुके हैं कि 13A B C चारों अलग अलग संख्याएं। तो क्या आप में से कोई ये कह सकता है या इस बात को समझने के लिए तैयार है कि सर A हो, B हो या C हो, इसकी वैल्यू किसी भी हालत में 13 नहीं हो सकती, इनमें से किसी की वैल्यू भी 13 नहीं होगी। आप कहें क्यों सर? क्योंकि सर उसने खुद ही कहा है, जो अंडरलाइन किया कि 13A B और C 4 अलग अलग नंबर है। अगर सर 4 अलग अलग नंबर हैं तो किसी भी सूरत में A B C 13 नहीं होंगे, क्योंकि अगर मान लो A की वैल्यू 13 आ गई तो ये 13 ये भी 13 हो जाएगा, फिर ये अलग नंबर कहां हुए? उसने कहा चारों अलग नंबर, पहली बात। अब अगला पॉइंट, अगली अंडरलाइन करने वाली जो चीज है वो ये कि भैया C सबसे बड़ा है, फिर B है और सबसे छोटा A है। C सबसे बड़ा है, फिर B है, फिर A है। तो इस लाइन को भी ध्यान रखना। साथ में वो ये भी कह रहा है कि हर जोड़े का HCF 13 ही है। ये तय है कि हर जोड़े का HCF 13 है। कहता है इसका HCF भी 13, इसका HCF भी 13, इसका HCF भी 13 है, यानी 13 से बड़ी कोई कॉमन नहीं आ रही थी। यानी A की वैल्यू भी 13 का कोई मल्टीपल होगी, लेट्स से X। B भी 13 का मल्टीपल होगा, 13Y होगा, और C भी 13 का मल्टीपल होगा, 13Z। क्योंकि कह रहा है इनमें सभी में कॉमन जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो 13 आ रही है, ये भी तय। अब सवाल में ये भी कह रहा है कि A B और C जो है, हर कोई A B एंड C आर ईच लेस देन 60। कहता है इसका मान, इसका मान और इसका मान 60 से छोटा है। A B और C का मान 60 से छोटा है, तो हमें समझना यह है अगर A B और C तीनों का मान 60 से छोटा है तो A B C तीनों के तीनों 13 के मल्टीपल है। ये हमने समझा? हाँ जी सर। देखिए समझना डिटेल है, उसके बाद करना शॉर्ट में, बिल्कुल ठीक है। यानी 13 का मल्टीपल पढ़े तो 13 एकम 13 हो सकता है, 13 दूनी 26 हो सकता है, 13 39 हो सकता है, 13 चौको 52 हो सकता है, 13 पांच 65 हो सकता है। यानी ABC की वैल्यू 60 से बड़ी नहीं हो सकती, तो मतलब 65 नहीं हो सकती। तो ABC की वैल्यू इनमें से कोई एक हो सकती है, मतलब इनमें से कोई भी हो सकती है। लेकिन आप कहेंगे 13 भी नहीं हो सकती सर किसी की भी वैल्यू, क्योंकि 13 हो गई तो 13 ऑलरेडी दे रखा था और उसने कहा था 13 A B और C 4 नंबर आपस में अलग अलग, मतलब इनमें से किसी का मान 13 नहीं हो सकता। तो बचा क्या फिर ऑप्शन? 26 39 52। तो A B और C की वैल्यू 26 39 52 हो सकती है, और उसने कहा C सबसे बड़ा मान है, तो हर हाल में इसका मान 52 होगा, इसका मान 39 होगा और इसका मान मेरे बच्चे 26 होगा। बिल्कुल ठीक है। तो A की वैल्यू 26 है, C का मान 52। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि A प्लस C बताओ, तो 26 और 52 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 आएगा, 5 2 7 आएगा। तो A प्लस C का मान आया 78, और B का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो B का मान है मेरे बाबू 39। तो 39 दूनी 78। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा 2। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही जो उत्तर आएगा वो 2 है। मेरा राइट आंसर आएगा 2। कितने बच्चे हैं जो इस बात को समझ गए? बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। देखिए मैं जब मैथ स्पेशल पढ़ाता हूं तो मैथ स्पेशल का मतलब होता है कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर लेवल तक की बात करता हूं मैं। सी सेट आपको समझाता हूं, कांस्टेबल समझाता हूं, सीपीओ में सब इंस्पेक्टर समझाता हूं, सीजीएल में इंस्पेक्टर समझा रहा हूं, ऑफिसर ग्रेड तक के भी सवाल ले रहा हूं, रेलवे के सवाल ले रहा हूं, एमटीएस के सवाल, सारे सवाल ले रहा हूं, लेकिन सवाल सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी के। देखिए फिर से समझाता हूं, मेन मेन मुद्दे पे आते हैं। 13 ABC 4 अलग अलग संख्याएं हैं, हर नंबर का HCF 13 ही है, इसका भी 13 है, इसका भी 13 है, इसका भी 13 है ना। ABC
अलग अलग है, 13 नहीं हो सकते, और इनका मान 60 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखिए सवाल में कह रहा है ए और बी का एचसीएफ 12 है, यानी दो नंबर है, उनका एचसीएफ दे रखा है 12। तो मान लेते हैं संख्याओं का अनुपात हुआ x अनुपात y, तो संख्याएं होंगी 12x और 12y। बिल्कुल ठीक है, सही है सर। अब कह रहा है इस संख्या का नाम जो दिया है उसने, इसका नामकरण किया है a, और इसका जो नामकरण पैदा किया है उसने, इसका नाम दिया है b। कह रहा है जी दो नंबर है, एचसीएफ 12। कहता है ये दोनों के दोनों जो नंबर है वो हर हाल में क्या कह रहा है, 12 से बड़े हैं। मेन मुद्दे पर रहिए, दोनों नंबर ए और बी 12 से बड़े। भाई ए और बी दोनों ही अगर 12 से बड़े हैं बाबू, तो इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू एक तो नहीं हो सकती। मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर मैं एक्स की वैल्यू एक ले लूंगा तो 12 एकम 12 आ जाएगा, जबकि सवाल में कह रहा है इसका उत्तर 12 से बड़ा है और इसका भी 12 से बड़ा है। तो हमें वो दो नंबर देखने हैं जिनमें एचसीएफ 12 आए और दोनों 12 से बड़े हो। तो यहां 12 है, यहां 12 है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं 12 से बड़ी चाहिए। अब 24 और 36 हो सकती है, या 36 24 हो सकती है। अब सवाल में ये कहा कि ए सबसे बड़ी है फिर बी है, तो भैया यहां तो ए छोटा हो गया बी बड़ा हो गया, तो ये नहीं होगा। ये 36 24 ठीक है, क्योंकि इनका एचसीएफ 12 आ रहा है, ये बड़ा है इससे, और दोनों ही संख्याएं 12 से बड़ी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहां पे करेक्ट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 7, जहां सवाल में ये कहेगा कि भाई एचसीएफ जो है वो रिमाइंडर के साथ है, यानी ऐसा कहेगा कि भाई वो बड़े से बड़ा नंबर निकालिए जो इसको भाग दे तो इतना रिमाइंडर आए। इस टाइप के क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए तो सीधे सवाल पर आता है। सवाल में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को भाग देने पर, 245 और 1029 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचाए। कहता है हर स्थिति में 5 शेषफल बचे। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई वो बड़े से बड़ा नंबर जो लोगे आप, वो ऐसा नंबर होगा कि इसे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा बल्कि 5 रिमाइंडर लाएगा। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा बल्कि 5 शेषफल लाएगा। वो बड़े से बड़ा नंबर ऐसा होगा जिसे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा बल्कि 5 शेषफल ला के देगा। आपने कहा जी ठीक है, फिर क्या कहना चाह रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 245 में से 5 हटा दो, तो यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो होगा वो 240 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा होगा। 1029 में से 5 घटाएंगे तो 1025 को भी पूर्णतः भाग दे रहा होगा, नहीं 1024 को भी पूर्णतः भाग दे रहा होगा। यानी जिस बड़े से बड़े नंबर की हम बात कर रहे हैं वो 240 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा और 1024 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। अब चूंकि नंबर इतना आसान है कि आप जानते हैं 1024 जो होता है वो 2 की पावर 10 होता है। हाँ जी, यहां तक कि मेरी बात समझे। और मेरे प्यारे बच्चों ये 240 जो होता है इसे हम लिखते हैं 80 गुना 3। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और 80 को हम लिखेंगे 16 गुना 5, यानी 2 की पावर 4 गुना 5 गुना 3। तो जब एचसीएफ ढूंढोगे तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 मतलब 16 वो संख्या है जिसे आप भाग दोगे तो दोनों ही केसेस में रिमाइंडर आपका 5 बच के आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे? रिमाइंडर 5 आएगा। आइए कह रहा जी वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे आप 156 से भाग दें, मतलब 156 को भाग दें तो रिमाइंडर 6 आएगा। 181 को भाग दें, अगेन यू विल गेट रिमाइंडर 6। 331 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6। मतलब ये हुआ कि वो एग्जैक्टली तो 150 को डिवाइड कर रहा है, यहां एग्जैक्टली मेरे भाई वो 175 को डिवाइड कर, और यहां एग्जैक्टली मेरे बच्चे 325 को डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, यानी हमें जो नंबर ढूंढना है वो ऐसा ढूंढना है जो 150, 175 और 325 को भाग दे। तो मेरे बच्चे हमें वो नंबर यहां पे ढूंढना है, क्या होगा? हम एक चीज तो जान रहे हैं और वो ये कि आखिरी दो अंक 25 है, ये 75 है, ये 50 है। आखिरी दोनों अंक जो हैं वो 25 से भाग हो रहे हैं, इसका मतलब इसका एचसीएफ का एक फैक्टर 25 तो होगा ही होगा।
इसमें 25 नहीं है, इसमें 25 नहीं है, इसमें 25 नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। आइए जी आगे। यहां पे क्या है, डिफरेंट रिमाइंडर बच रहा है और कुछ नहीं है। जैसे 285 और 1249, कहता है जी भाग दें, तो अलग अलग आ रहा है। इसे भाग दे रहे तो 9 रिमाइंडर बच रहा है, इसे भाग दे रहे तो 7 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब जो नंबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो ऐसा नंबर है कि 285 से भाग देते तो 9 शेषफल आता है। 285 से भाग देते हैं तो 9 शेषफल आता है। इसका मतलब कितना एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 15 में 9 गया 6, तो 276 पूर्णतः भाग हो जाएगा उस नंबर से। यहाँ 7 शेषफल आ रहा है तो 1242 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों 276 पूर्णतः भाग हो जाएगा और 1242 पूर्णतः भाग हो जाएगा। तो हमसे सवाल में पूछ रहा वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए क्या होगा। तो अब आप ये देखिए, क्या 135 भाग दे रहा है 276 को? नहीं, 135 का डबल 270 होता है, तो ये तो नहीं दे रहा। इसका डबल 272 होता है, इसका डबल 274 होता है, लेकिन अगर आप इसका डबल करोगे मेरे बच्चे तो होता है 276। यानी ऑप्शन डी जो है, यानी 138 जो है वो 276 को भाग दे रहा है। अब 4 ऑप्शन थे, पहले 3 ऑप्शन 276 को भाग ही नहीं दे रहे, चौथा दे रहा है। इसे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 में से एक छांटना है बाबू, कहां परेशान हो रहा है। आइए, कह रहा है जी वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 626, 3127 और 15628 इसको भाग करें तो रिमाइंडर 1 2 3 बचे। 1 2 3 बचे, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें जी, तो इसका मतलब 625 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, बहुत सुंदर सर। इसका मतलब 3125 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, अति सुंदर सर। और इसका मतलब 15625 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, अति सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 625 होता है 5 की पावर 4, 3125 होता है 5 की पावर 5। देखिए धीरे धीरे याद भी होते हैं डाटा इसी तरीके से, और ये होता है मेरे बच्चे 15625 5 की पावर 6। आप जानते हैं सबसे छोटी पावर क्या इनमें, 5 की पावर 4 यानी 625। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जो एचसीएफ आएगा वो 625 आएगा। मतलब 625 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसे आप 626 को भाग देंगे तो 1 बचेगा, इसे 2 इसे भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है मेरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इससे आगे। मेरे बाबू अगर सवाल में ऐसा हो कि भैया रिमाइंडर दे ही ना रखा हो, जैसे पहले सवाल में बताया कि भाई 5 रिमाइंडर बच रहा, अगले में 9 या 6 रिमाइंडर बच रहा, उससे अगले दोनों सवालों में अलग अलग बच रहा था, लेकिन अगर सवाल में आपको ये दे ही ना कि रिमाइंडर क्या है तो कैसे करें वो बताते हैं। अब समझिए, कह रहा है दो संख्याएं 121 व 199 को किसी द्विअंकीय संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा हूं, और वो ये, मैं आपको ये कहूं कि कोई नंबर है 24 और कोई नंबर है 31, आप मुझे वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए, ध्यान दीजिएगा मेरी शब्दों पे बात पे, वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 24 को भाग दें तो भी सेम रिमाइंडर लाए, 31 को भाग दें तो भी सेम रिमाइंडर लाए। बड़े से बड़ा नंबर छांट के बताइए। तो बड़े से बड़ा नंबर जो होता है ना बाबू, वो कुछ और नहीं होता, वो हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस ही होता है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7। तो जो इनका डिफरेंस है वही वो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसे आप इसे भाग देंगे। जैसे 7 आया डिफरेंस, 7 से भाग देंगे, 7 × 21 रिमाइंडर आया 3, 7 × 4 = 28 रिमाइंडर आया 3, शेष पर आया 3। हाँ जी, जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहूं 39 और 50, भाई वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 39 और 50 को भाग दे तो सेम रिमाइंडर ला के देगा। तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, सर दोनों का डिफरेंस ले लो। 39 और 50 का डिफरेंस क्या होगा, तो सर डिफरेंस होगा 11। अच्छा 11 भी आंसर होगा, और अगर 11 का कोई फैक्टर है तो वो भी आंसर होंगे।
जैसे 11 3 33 भाग दोगे 6 बचा, 11 चौक 44 भाग दोगे 6 बचा। हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों में और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। मैं कहूँ कि 40 और 50, वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो दोनों को भाग दे तो सेमी मिडल आए। तो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है सर? 10। 10 से भाग दोगे 10 चौक 40, शेषफल 0, 10 पंजे 50, शेषफल 0। यानी मेरे बच्चे 10 से जब आप भाग दे रहे हैं, यानी जो इनका डिफरेंस है उससे भाग दे रहे हैं, तो दोनों ही स्थितियों में शेषफल 0 आ रहा है। हाँ जी, ऐसा 10 पे भी आएगा और 10 के किसी फैक्टर से भी भाग दोगे, जैसे 10 का फैक्टर होता है 5, 5 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर सेम आएगा। 10 का फैक्टर 2 भी होता है, 2 से भाग दोगे तब भी रिमाइंडर सेम आएगा। तो यही ये सवाल का कॉन्सेप्ट है। सवाल में कह रहा है 121 और 199 को किस दो अंकीय संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है? तो ऐसी कितनी द्विअंकीय संख्याएं संभव है? तो आप बताना से कितने नंबर पॉसिबल है। तो आप कहोगे देखो सर, सबसे पहली चीज तो ये बताओ कि सेम रिमाइंडर लाना है तो इसके लिए जरूरी इन दोनों नंबर का डिफरेंस लें। बिल्कुल ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है? 9 में 1 गया 8, ठीक है जी, और 9 में 2 गया 7, 78। यानी 78 से भाग दोगे तब भी सेम रिमाइंडर आएगा, और 78 के किसी फैक्टर से डिवाइड करोगे तब भी सेम रिमाइंडर आएगा। 78 के फैक्टर होते हैं 1 गुना 78, 2 गुना 39, 26 3 78, और किसी से भाग जा रहा भाई? और तो किसी से भाग जाएगा नहीं, नहीं 6 से जाएगा, 13 6 78। बताना भाई, और किसी से भाग जा रहा है क्या? आप कहेंगे जी नहीं जा रहा। अब सवाल में हमसे पूछा कि भाई बताओ इसके दो अंक की कितने आंसर हो सकते हैं। तो आप मुझे कहेंगे कि देखो सर, एक तो दो अंकों की संख्या ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो सवाल में उसने हमसे पूछा कि भाई दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? तो 13 26 39 78, यानी 4 संख्याएं संभव है। तो दो अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है? 4 संख्याएं पॉसिबल है, यानी 4 मेरे आंसर होंगे। कह रहा जी 11 284 और 7655, इनके बीच का डिफरेंस निकाले। तो सर डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि सेम रिमाइंडर लाना है। तो 14 में 5 गया 9, 7 में 5 गया 2, 12 में 6 गया 6, 10 में 7 गया 3। तो डिफरेंस आया बाबू 3629। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो भी आंसर होगा, या तो ये डिफरेंस मेरा आंसर होगा या इस डिफरेंस का कोई फैक्टर। ये डिफरेंस मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर उसने कहा कि 3 डिजिट नंबर, कि जो उत्तर आपका आना चाहिए वो 3 अंकों की संख्या आनी चाहिए। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि 2 अंकों ना 4 अंकों की संख्या आ रही। तो इसको भाग दे के देखो किस किस से जा रहा। तो एक तो 1 गुना 3 629 जाएगा, और धीरे धीरे स्पीड बनेगी जब सीखोगे। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 2 5 नहीं जाएगा 3 से। भाई 3 से भाग जाने के लिए अंकों का जोड़ भी तो चाहिए, नहीं जा रहा। 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 एकम 7, तो 5 बचा। 7 से भी भाग नहीं जा रहा भाई, 7 पंजे 35, 1 बचा, 12, 7 एकम 7, 5 आया, 7 7 49, 7 नहीं जा रहा। 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 11 से देखो, 3 2 5, 9 6 15, 11 से भी नहीं जा रहा। भाई 11 की डिविजिबिलिटी अल्टरनेट डिजिट है, 9 6 15, 3 2 5, 11 से नहीं जा रहा। 13 से देखो भाई, इवन से तो जाना ही नहीं ना, 13 से देखो, हाया। तो 13 से देखेंगे, 13 दूनी 26, 10 बचा, 102, 13 7 91, 13 8 13 7 91, 11 बचा, और 119 भाग नहीं जाता। अब
17 से, 13 के बाद 14 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 16 से नहीं जाएगा, 17 से भाग दो, 17 दूनी 34, बचा कितना मेरे बच्चे? 2, 17 एकम 17, 5 59, 17 से भाग नहीं जाएगा। अब 17 के बाद सीधा हो 19 पे, यानी इस तरीके से धीरे 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 दिमाग दौड़ा के कम करना पड़ेगा। 19 पे आते हैं, 19 दूनी 38, तो 2 कम है यानी 17, तो 172 आया। 19 में 171, 1 आया और फिर 9 उतारा, 19 से भाग हो जाएगा। इसका ना 19 का मल्टीपल है, तो 19 एकम 19, ठीक है जी। 19 में 171 और 19 एकम, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसके कुल मिला के 4 फैक्टर बनेंगे, ठीक है जी। अब समस्या ये है कि हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या, क्योंकि उसने कहा था, तो 3 अंकों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों हुई 191। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। आइए जी, देखिए यार अभी तक क्या था कि 2 ही नंबर थे, तो 2 नंबर का जो डिफरेंस होता था वही मेरा आंसर होता था या उसका कोई फैक्टर मेरा आंसर होता था। यहां मैंने नंबर दे दिए हैं 3, फिर क्या करें? तो मेरे बच्चे यहां एक कॉन्सेप्ट सीखेगा, अगर 2 से ज्यादा नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है n1, दूसरा कोई नंबर है n2, तीसरा कोई नंबर है n3, चौथा कोई नंबर है n4, बहुत सारे नंबर है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट आप, तो मेरे बच्चे और फिर कहे कि सेम रिमाइंडर आया, तो इनका डिफरेंस ले लो d1, इनका डिफरेंस ले लो d2, इनका डिफरेंस ले लो d3, और ऐसे ही आगे इन सब का डिफरेंस ले लो। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों जो इनके डिफरेंस का HCF निकल के आएगा, HCF ऑफ d1, d2, d3 एंड सो ऑन, इन सब का जो HCF निकल के आएगा इनके डिफरेंस का, मेरे प्यारे बच्चों वही वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिसको आप n1 n2 n3 को भाग दोगे जिस नंबर से, तो आपका हर हाल में रिमाइंडर सेम आएगा। क्लियर है माही भाई? हाँ है ना? तो अब मेरे बच्चे आइए, इस सवाल में हमें करना ये होगा कि पहले इन 2 का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 108 और 24 का डिफरेंस आया 16, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 156 और 24 का डिफरेंस कितना आएगा? 32। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा? हमें HCF लेना होगा किसका? दोनों डिफरेंस का, यानी 16 और 32 का। 16 और 32 का मेरे प्यारे बच्चों हमें HCF लेना। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, 16 और 32 का HCF क्या आया? 16। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 16 वो सबसे बड़ी संख्या होगी। जब 16 से आप 108 को भाग दोगे, 124 को और 156 को भाग दोगे, तो हर हाल में आपका सेम ही रिमाइंडर ला के देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा 16। आई जी अंकित सिसोदिया जी, अंकित सिसोदिया कह रहे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए तो अपनी तरफ से सवाल बनाता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर जितने भी सवाल लेता हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं। आप अगर डेट वाइज भी पूछेंगे ना, तो मैं डेट वाइज बता सकता हूँ कौन सा एग्जाम में किस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया। सारे के सारे अंकित सिसोदिया जी क्वेश्चन जो है वो मेरे प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही हैं। हाँ, समझाने के लिए मैं जरूर इस्तेमाल करता हूं अपने कॉन्सेप्ट से छोटे सवाल बाद में। ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये CHSL का है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन है, और अभी का है लेटेस्ट वाला। हर सिंगल क्वेश्चन आप अभी जाएं नेट पे सर्च मार ले, इस क्वेश्चन को गूगल पे स्कैन करके देख ले, आपको CHSL की डेट निकल के आ जाएगी। राम बाबू कुमार कह रहे हैं सर पढ़ते पढ़ते मन भारी हो जा रहा है, क्या करें? देखिए ये जो जर्नी आप जी रहे हैं ये थोड़ी लंबी होती है, हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा आता है, लेकिन विश्वास ये मानिए कि इसका एक ही तरीका है और वो है पेशेंस। आप पेशेंस रखे रखिए। अगर मन बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है और मन नहीं मान रहा, तो फिर क्या करिए, कोई खेल खेलने चले जाइए, कोई मूवी देखने चले जाइए,
या किसी यार दोस्त के साथ गप्पे मारने चले जाइए। उससे क्या होगा कि उस समय का जो पेन है वो निकल जाता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि लंबी यात्राएं मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि लंबी यात्रा जब आप करने जाते हैं तो आप अपनी पीछे की चीजें पीछे ही छोड़ के जा रहे हैं, और हमेशा नई चीज देखते हैं तो दिमाग में नई चीजें आती रहती हैं फिर उससे। तो उससे क्या होता है कि आपके मन का जो भारीपन है वो हल्का हो जाता है। अब आ जाइए, सवाल में कह रहा है भाई 4749, 5601 और 7092। कहता है में से प्रत्येक को अधिकतम संभव मान क्या होगा। सवाल में हमसे पूछ रहा है प्रत्येक का अधिकतम संभव मान क्या होगा। डी का मान क्या होगा, ताकि इसे विभाजित करें तो शेषफल हर बार सेम आए। यानी वो ये कह रहा है इफ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर डी। कहता है किसी संख्या से हमने इनको भाग दिया तो हर बार सेम रिमाइंडर ला रहा है। तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ वो नंबर क्या हो सकता है। तो तरीका बताया, इनका डिफरेंस ले लो मेरे बच्चे। यहां डिफरेंस लेंगे तो देखो 49 है भाई, एक में से 9 गया, 11 में 9 गया 2, या 9 बचा, 9 में 4 गया 5, फिर यहाँ बचा 5, 5 में 15 में 7 गया 8। तो ये डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों 852। यहाँ निकालेंगे तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 0 गया 9, और 10 में 6 गया 4, और 6 में 5 गया 1, 1491। यानी मेरे प्यारे बच्चों 852 और 1491 का हमें एचसीएफ निकालना होगा। 852 और 1491 का मेरे प्यारे बच्चों हमें एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं बताइए। तो आप कहेंगे जी फैक्टराइजेशन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और डिफरेंस मेथड है। हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। तो मेरे बच्चे मुझे लगता है यहाँ हमें डिफरेंस मेथड में भी कोई बुराई नहीं है, निकालने तो देखिए 11 में 2 गया 9, बिल्कुल ठीक है। 11 में 2 गया 9, 8 में 5 गया 3, और यहाँ 14 में 60 गया 6, 639 मेरा आंसर। अब 639 इनका डिफरेंस आया, मुझे चाहिए एचसीएफ इन दोनों नंबर का। तो 639 तो इसको भाग नहीं देगा, क्योंकि इसका डबल करेंगे तो भी भाग नहीं जा रहा। तो इसका फैक्टर करो, किससे भाग जाएगा सर? 9 से भाग जा रहा है। 9 साथे 63 और 9 एकम 9, 71 से भाग जाने लग रहा है। हाँ जी, 3 से भी भाग देना चाहोगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 213 से भी भाग जा रहा है। लेकिन 213 का 4 गुना करेंगे तो सेट हो रहा है, 13 चौकू 52 और 4 दूनी 8, 213 से भाग हो रहा है। 3 2 5 और 1 6, समझ गए ना मेरी बात। अब 213 इसको भाग दे रहा है तो 13 7 91, बिल्कुल। तो इनका जो एचसीएफ निकल के आया मेरे पेरेंट जो आया 213। इनका जो एचसीएफ निकल के आया मेरे पेरेंट जो कितना है 213। इनका एचसीएफ निकल के आया मेरे बाबू 213। अब हमसे पूछा क्या है वो देखते हैं। सवाल में कह रहा है इफ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर डी। तो मेरे बच्चे डी की वैल्यू आ गई 213, बिल्कुल ठीक है। अब 213 तो मेरा आंसर है ही है, डी की वैल्यू आ गई 213। अब सवाल में कह रहा है जी आर भी निकालो, तो यानी 213 को इससे भाग भी देना होगा। 4749 को 213 से भाग भी दो, तो 213 से भाग दोगे तो 2 पे जाएगा, तो भैया 3 2 426 है। घटाओगे 14 में 6 गया 8, 6 में 2 गया 4, 48 और 9 आया। फिर भाग दोगे 2 पे तो 426 आया। तो शेषफल आया 9 में 6 गया 3 और 8 में 2 गया 6, 63 शेषफल यहाँ आया। तो यानी 213 से भाग दोगे हर किसी को तो 63 शेषफल आएगा, तो रिमाइंडर आया 63। और जोड़ोगे मेरे बच्चे तो 3 और 3 6, 6 और 1 7 2। तो मेरा मेरे 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 प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 276। 276 नहीं, मेरा एक भाई कह रहा है कि
एक और बाकी ओड हो, वो इसलिए नहीं क्योंकि ये डी प्लस आर है। डी प्लस आर जो है, अगर डी होता तो मैं ऑप्शन से छाटता, ये डी प्लस आर है मेरे बेटे। विवेक कुमार राउत जी, डी डी प्लस आर का उत्तर है। अब आते हैं बाबू टाइप 8 पर। टाइप 8 क्या कह रही है, ध्यान देना। टाइप 8 एक फार्मूला बता रही है। क्या टाइप 8 ये कह रही है कि भाई आपको पेपर में ऐसे सवाल मिलेंगे कि ए की पावर m -1 एंड ए की पावर n -1, ए की पावर m -1 और ए की पावर n -1। यानी विशेष बात ये होगी, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस है, और आपसे कहेगा कि इनका HCF निकाल के बताइए क्या होगा। तो इनका HCF हो जाएगा ए की पावर HCF ऑफ m एंड n माइनस। ध्यान देना, ए की पावर m -1 और ए की पावर n -1 का HCF ऑफ m और n -1। ऐसे ही मेरे बच्चों एक चीज और, अगर ए की पावर m +1 है और ए की पावर n +1 है, यानी दोनों जगह प्लस का निशान है। पीछे जो निशान था मेरे बच्चों माइनस का था, यहां था प्लस का। तो इसका HCF हो जाएगा क्या, ए की पावर HCF ऑफ m एंड n +1। लेकिन ये अप्लाई तभी होगा प्लस वाला जब m और n दोनों ओड पावर हो, ओड विषम संख्या हो। अगर ये विषम नहीं है मेरे बच्चे तो ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर से अपनी बात बता दूं, ये टाइप का जो एक्सप्रेशन है इसका HCF जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा अगर प्लस वाला, लेकिन ये होगा तभी जब m और n दोनों ओड है। लेकिन अगर ये माइनस वाला है तो घबराने की जरूरत नहीं, हर जगह ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। अब दिक्कत ये है कि ये टाइप आपको बहुत बाद में समझ में आएगी जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है जी, आइए देखिए मेरे बच्चे, आइए आपका इंतजार है। देखिए यार, एक कहानी है। क्या कहानी है समझाता हूं। एक कहानी ये भी है, ये बेसिकली नियम बने कहां से वो समझाता हूं। बेसिकली नंबर सिस्टम में आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े वो ध्यान देना। चार नियम बने हुए और इन चारों नियमों पे सवाल पूछा जाता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर। मेरे प्यारे बच्चों, ए की पावर m -b की पावर m अगर है और m इवन पावर है, तो ऐसा एक्सप्रेशन हमेशा ही a -b से डिवाइड होगा और ऐसा एक्सप्रेशन a + b से भी डिवाइड होगा। ये अलजेब्रा में आप पढ़ेंगे एक वक्त पे, डिविजिबिलिटी में। ऐसा इसलिए हो जाता है कि समझिए a² - b² लिखा हुआ है, दोनों पे इवन पावर है, तो इसके दो फैक्टर बनते हैं, एक फैक्टर a - b और एक फैक्टर a + b। यानी देसी भाषा में कहें तो ऐसा नंबर a - b से भाग होगा और a + b से भाग होगा। ठीक है जी। दूसरा, अगर मेरे बच्चे सवाल ये हो कि a की पावर m -b की पावर n, b की पावर m दोनों में सेम पावर हो, लेकिन m जो है वो ओड पावर, माइनस में है लेकिन ओड पावर, विषम घातांक को, तो मेरे बच्चे ऐसा नंबर हमेशा सिर्फ a - b से ही भाग। कारण क्या है याद रखने के लिए, ऐसे देखिए कि a³ - b³ दोनों में ओड पावर है, तो इसका फार्मूला क्या रहता है, a - b इंटू a² + ab + b²।
यानी मोटी मोटी बात यह कि a माइनस बी इसका एक कॉमन फैक्टर आ जाता है। ऐसे ही मेरे बच्चे एक तीसरा होता है a की पावर m प्लस b की पावर m, और यहां m ओड घातांक है, m जो है वो ओड नंबर है, विषम संख्या है। तो मेरे बच्चे ये a प्लस बी से भाग होगा हमेशा। याद रखने के लिए आप ये देखिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर मैं लिखूं, दोनों जगह ओड पावर है, प्लस का साइन है, तो इसका फार्मूला होता है क्या? इसका फार्मूला होता है जी a प्लस बी इंटू में ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो a प्लस बी कॉमन आ गया। आपने कहा जी ठीक है। और ऐसे ही मेरे बच्चे अगर a की पावर m प्लस b की पावर m, और अगर यहां m एक इवन पावर है, मतलब m एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसका कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बनेगा। ये किसी से भाग होने का सर्टेन नियम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 का, माफ करना भाई, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसमें वो अलग से निकल के आए। हाँ जी। तो अब अपने सवाल पर आते हैं। यहां देखेंगे a की पावर m प्लस b की पावर n क्या है? ओड पावर। तो ये हमेशा ही a प्लस बी से भाग होगा, यानी ये 13 प्लस 17 से भाग होगा, 13 17 हुआ 30, यानी ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों 30 से भाग होगी। ठीक है। अब यहां चाहिए a की पावर m प्लस b की पावर m, दोनों में ओड पावर है, तो ये नंबर भी a प्लस बी से भाग होगा, और प्लस का साइन है, तो 13 जमा 11, और ये 13 जमा 11 था, माफ करना 17 नहीं 11, माफी चाहता हूं भाई, ये आया 24 से भाग होगा। यहां पे ये नंबर भी 24 से भाग होगा, यानी आपने एक मोटी बात समझी कि ये नंबर भी 24 से डिवाइड होगा, ये नंबर भी 24 से डिवाइड होगा। तो उसने यही पूछा कि भाई इनका एचसीएफ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ होगा ए ऑप्शन, यानी 24 मेरा राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई राम बाबू कुमार जी? ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे वहां फार्मूले लिखवाए मैंने, ये वाले दोनों। आइए अब देखिए यार, ए की पावर m माइनस वन, यहां ए की पावर n माइनस वन, दो एक्सप्रेशन है, ए की पावर m माइनस वन और यहां ए की पावर n माइनस वन। तो मैंने कहा था कि अगर माइनस पावर है तो ये m इवन हो या ओड हो कोई फर्क नहीं होगा, तो आंसर यही होगा ए की पावर एचसीएफ ऑफ m इन n माइनस वन, ही मेरा आंसर। लेकिन हमें सबसे पहले 315 और 25 का एचसीएफ निकालना। तो 315 और 25 का एचसीएफ, तो मेरे बच्चे समझ गए, समझ में आ रही बात कि सर 25 के फैक्टर होते हैं 25, 5 और 1, तो ये 5 से दोनों भाग हो रहे हैं, क्योंकि ये 25 से जाएगा नहीं 5 से, तो इसका एचसीएफ आया 5। और अगर सर इसका एचसीएफ 5 है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 4 की पावर 5 माइनस 1, एंड दैट इज ऑप्शन, पता नहीं क्या 4 की पावर 5 क्या होता है, 1024 माइनस 1 यानी 1023। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, 1023 मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है भाई साहब। एसएससी अर्जुन भाई कह रहे हैं एसएससी सीजन में कितने परसेंट अर्थमेटिक आता है? ऐसे तो मेरे बच्चे कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी मोटी मोटी बात करूं तो लगभग 70 से 75% अर्थमेटिक का हिस्सा रहता है, इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम। आई, यहां मेरे बच्चे प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो हर हाल में ये ओड होना चाहिए, तो ओड है, तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर 25 और 35 का एचसीएफ 5 जमा 1। उसी फार्मूले का मैंने इस्तेमाल कर दिया, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। यहां मेरे बच्चे माइनस का साइन है तो इवन ओड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 की पावर 50 और 120 का एचसीएफ क्या आया सर? 10 ही आया बस, माइनस 1। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। बताइए जी, यहां मेरे बच्चे 100 और 120 का एचसीएफ क्या हुआ सर? 20, तो 2 की पावर 20 माइनस 1, आंसर बी। ये सवाल थोड़ा खतरनाक है, करिए, बहुत प्यारा सवाल है, मजा आएगा करके। देखिए मेरे बच्चे,
थोड़ा अच्छा सवाल है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई 3 की पावर 333 को मैं m मान रहा हूं। ध्यान देना, इसको मेरे प्यारे बच्चों में m मान रहा हूं, और 3 की पावर 334 इसको मेरे प्यारे बच्चों में n मान रहा हूं, इसको मेरे बाबू में n मान रहा हूं। तो ध्यान दोगे तो यहां जो सवाल है ये है a की पावर m+1, और यहां जो है वो a की पावर n+1। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यही होगा कि सर इनका आपको HCF निकालना, तो m और n का HCF निकालो। किसका HCF निकालो? m और n का। मैंने a क्या माना? मैंने a इस 3 को माना हुआ है। जो ये 3 है, जो सबसे बेस है, इसको मैंने 3 लिखा हुआ। 3 की पावर 333 इसे m माना, 3 की पावर 334 इसे मैंने n माना। क्लियर है मेरे बेटे बात? तो अब मुझे इन्हीं चीजों के बारे में जानना है कि सर 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334, क्या आप मुझे इनका HCF बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हाँ बता सकते हैं। HCF में बेसिकली हमेशा छोटी पावर लेते हैं। तो 3 की पावर ये और 3 की पावर ये, इसमें छोटा क्या है? 3 की पावर 333। हाँ जी, क्या है? 3 की पावर 333। समझ रहे हैं ना? तो 3 की पावर 333 छोटी वैल्यू है। 3 की पावर 333 मेरे प्यारे बच्चों छोटी वैल्यू है। तो यही इन दोनों का HCF होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ए यानी 3 की पावर 3 की पावर 333 +1, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों को समझ में आया होगा, बहुतों को नहीं आया होगा ड्यू टू लैक ऑफ नंबर सिस्टम नॉलेज। तो धीरे धीरे पल्ले पड़ जाएगा। अभी जितनी समझ में आ सके कोशिश करिए। अब अभी तक जितने भी आपने सवाल देखे उनमें सब में यहाँ क्या था? एक था। यहां एक है नहीं, तो एक बनाओ। कैसे? सर 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 यहां पे भी, 3 की पावर 2 यहां पे भी, तो ये आएगा 3 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 की पावर 27 -1। ऐसे इसे भी 3 की पावर 2 लिखोगे और कॉमन ले लोगे तो ये आएगा 3 की पावर 2 कॉमन लेने के बाद 3 की पावर 36 -1। मेरे प्यारे बच्चों इसका HCF निकालते हैं। तो HCF में क्या होगा? 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो सबसे पहले 3 की पावर 2 कॉमन ले ली, जो कॉमन नंबर आ रहा है। अब इन दोनों का HCF निकालो उसी फंडे से, a की पावर m-1 a की पावर n-1। तो करना क्या है? 36 और 27 का HCF निकालना। 36 और 27 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 9। 9 3 27, 9 चौक 36, कितना होगा मेरे बच्चे? 9। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 3 की पावर 9 -1। अब मेरे बच्चे 3 की पावर 2 को इससे गुना करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 9 और 2 11 हो जाएगा, -3 की पावर 2। इसको और सुंदर से रिफ्लेक्ट करूं तो 3 की पावर 11, 3 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 9। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 3 raised to power 11 -9। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए जी, अगर प्लस माइनस हो तो क्या करें? अब आप मुझे एक चीज कहेंगे इस सवाल में कि सर ये रिजल्ट तो आप लिखवाए नहीं है भाई, आपने प्लस प्लस के लिखवाए, माइनस माइनस के लिखवाए, लेकिन ये वाला रिजल्ट तो नहीं लिखवाया। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जहां कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट ही ना फॉलो हो रहा हो, तो वहां एक ही चीज फॉलो होगी, आपकी समझ, उसको विकसित करना। कैसे? कि सर यहां हमें एक ही काम करना चाहिए, वो ये कि भाई ये बताओ कि 3 की पावर 2002। सर आप और हम मिलकर ये बात तो सीख ही चुके हैं कि किसी भी ओड नंबर की पावर आप कछुए कर लीजिए, यानी ओड नंबर की आप जो मर्जी पावर रख लीजिए, जो आपका आंसर आएगा इट इज ऑलवेज ओड। ये हर हाल में विषम ही आएगा।
बिल्कुल ठीक है। तो 3 की पावर 2002 मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, ओड नंबर हुआ। और यहां एक है, ये ओड नंबर है, ये भी ओड, और ओड में ओड जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आया, इवन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों परिणाम आया इवन। आपने कहा ठीक है। ऐसे ही मेरे बाबू यहां ये 3 की पावर 2002 ये क्या है मेरे बच्चे, ओड, और ये 1 क्या है, ओड। तो ओड में ओड जोड़ो या ओड में ओड घटाओ, रिजल्ट क्या आएगा, इवन। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि इसे सोल्व करेंगे तो भी इवन परिणाम आएगा, और इसे सोल्व करेंगे तो भी इवन परिणाम आएगा, और अगर दोनों इवन है तो इनका एचसीएफ हर हाल में एक इवन नंबर ही होगा, ये हमें समझना होगा। आप कहें ठीक है सर, तो इवन है ये, क्या ये इवन है, क्या ये इवन है, नहीं। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी ही आपका केवल करेक्ट आंसर होगा। क्या आप सहमत है या नहीं है? देखिए अगर बात वैसे नहीं बन रही, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो क्या करें, जान दे दें, नहीं, फिर वहां लॉजिक लगाइए और लॉजिक के आधार पर सवाल करिए। आइए मेरे बच्चे, अब हम टाइप 9 पढ़ने जा रहे हैं, और यहां हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 9 में HCF बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे सवाल हम यहां उठाने जा रहे हैं। यहां हमारा मूलतः उद्देश्य यही होगा कि हम ये जाने कि भैया नंबर सिस्टम पे बेस्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें नंबर्स क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, उन सारी कहानियों को अब हम यहां जानेंगे। आइए मेरे बच्चे, ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ प्राइम नंबर की लिस्ट है। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, 101 से 200 तक 21 प्राइम नंबर होते हैं। रट लो इन्हें, 1 से 100 तक के तो रट लो। अब पहला सवाल है, कह रहा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो भाई पहला नेचुरल नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और फिर आखिर में आएगा 100। कह रहा है इन सब का एचसीएफ क्या होगा। तो बताओ इनमें सब में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा सर। क्या एक जो है वो 2 से 10 से 100 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा सर। इसका मतलब सर इनका एचसीएफ 1 आएगा। यानी नंबर सिस्टम पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। आइए बाबू, कह रहा भाई पी की जो वैल्यू है वो है ए इंटू एम इंटू आर, क्यू की जो वैल्यू है वो बी इंटू एम इंटू 2 इंटू आर। सवाल में एक चीज और भी कही, और वो ये जो बहुत जरूरी है, वेयर ए बी एम आर आर ओड प्राइम नंबर। कहता है ए हो, बी हो, एम हो, आर हो, ये सारे के सारे ओड प्राइम नंबर है, विषम अभाज्य संख्याएं। ए बी एम और आर सारे के सारे क्या है मेरे बच्चे, ओड प्राइम नंबर। तो हमें समझ में आना चाहिए कि दो ही इकलौता प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, इसके अलावा बाकी सारे क्या है मेरे बाबू, ओड प्राइम नंबर है। तो एक बात बताओ, हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखेंगे तो एम दोनों में कॉमन आ रहा है, आर दोनों में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर है, तो इनमें कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा सर। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या रह जाएगा मेरे बच्चे, केवल एम आर। ऑप्शन सी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिए। कह रहा है दो नंबर हैं ए और बी, ए और बी दो नंबर है।
इनका HCF 1 है, मान ली बात। तो कह रहा है इनके जोड़ और इनके डिफरेंस का HCF क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तय है कि इनके जोड़ और इनके डिफरेंस का HCF भी वही होता है जो इन संख्याओं का HCF होता है, यानी 1। यानी 1 तो इसका आंसर होगा ही होगा, इसे तो कोई टहला ही नहीं सकता, इसे तो कोई मना कर ही नहीं सकता, आंसर 1 होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब किन्हीं दो संख्याओं का HCF 1 आ जाता है तो वहां यह तय हो जाती है चीज कि दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम आपने नंबर समझा होगा, नंबर सिस्टम में सहअभाज्य कहते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता। तो मेरे बच्चे दो को प्राइम नंबर है, जैसे मैंने एक को प्राइम नंबर ले लिया 5 और एक को प्राइम नंबर मैंने ले लिया 3। अगर मैं कहूँ इन दोनों का जोड़ निकालो तो आप देखेंगे इनका जोड़ क्या है, 5 और 3 8, और इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 में 3 गया 2। तो इनके जोड़ और डिफरेंस का में कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो आप कहेंगे 2 भी कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब हुआ कि या तो एक HCF होगा या फिर 2। एक तो होगा ही हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 2 भी हो सकता है ना। दोनों को प्राइम नंबर है तभी HCF 1 है। तो मैंने ले लिया 5 और 3, मैं अगर 5 और 6 ले लूं तब भी HCF 1 है, लेकिन 6 और 5 11, 6 में से 5 गया 1, तब भी HCF 1 आएगा, है ना। तो 1 और 2 दोनों भी होगा, तो ऑप्शन सी। मेरे बच्चे देखिए ध्यान से, कह रहा है कि दो नंबर है ए और बी, इनका HCF 1 है, मतलब ये कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं यार, को प्राइम नंबर। ऐसे ही कह रहा है कि भाई ए और सी, इन दोनों का HCF भी 1 है, मतलब ये दोनों भी को प्राइम नंबर है। तो मेरे बाबू, अगर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए, यहां तक कि मेरी बात समझी कि नहीं समझी। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि हम इसको देसी भाषा में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि बी इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ ए। बी को ए का मल्टीपल नहीं लिखा जा सकता, ना ही हम सी को ए का मल्टीपल लिख सकते हैं, कुछ भी एम पैम कुछ भी। तो ना तो सी ए का मल्टीपल है ना बी ए का मल्टीपल है। तो मेरे बच्चे पहला ऑप्शन है, क्या ए और बी इंटू सी इनमें कुछ कॉमन आ सकता है, तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ना तो बी ए से भाग जा रहा ना सी ए से भाग जा रहा, तो इसका मतलब मेरे बच्चे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो मतलब HCF ऑफ ए और बी सी का HCF जो होगा वो 1 होगा, दैट इज ऑप्शन ए। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ध्यान से समझेंगे तो पल्ले पड़ेगा। अब अगली बात पे आइए मेरे बच्चे, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं इसमें कुछ कॉमन नहीं आता। तो अगर दो नंबर है ए और बी और को प्राइम है, तो हर हाल में ध्यान रखना इनका HCF हमेशा 1 आएगा। को प्राइम नंबर है तो इनका HCF 1 ही आता है। देखिए कितना प्यारा सवाल पूछा है, बेवकूफ बनाने की हदें होती हैं। कहता द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, दो सहअभाज्य संख्या है जिनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो HCF बताओ इन दो नंबरों का। दो परस्पर सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उनका HCF बताना है उनका। तो मेरे बच्चे इसमें कुछ सोचना है क्या? नहीं सर, ये तो तय है कि दो को प्राइम नंबर का HCF हमेशा ही 1 रहता है। उसने प्रोडक्ट दे रखा हो ना दे रखा हो, वट एवर, फर्क क्या पड़ा उससे। कह रहा है मेरे बच्चे सभी अभाज्य संख्याओं का HCF ज्ञात करिए। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो किसी से भाग नहीं जाते, सिर्फ अपने आप से और एक से जाते हैं। तो मतलब एक ही ऐसा नंबर होगा जो सभी में कॉमन आएगा, तो HCF 1 होगा। There are 3 prime number. The product of the first 2 number is this and the product of the last 2 number is this. मेरे बच्चे मैं मान लेता हूं 3 प्राइम नंबर A, B और C। तो अब मुझे एक बात बताना, पहले दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 77 और लास्ट दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 143। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, इस 77 में भी B मौजूद है? हाँ,
और 143 में भी बी मौजूद है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सर बी ही वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों में कॉमन आएगा। मतलब हर हाल में इन दोनों का जो HCF आएगा वो बी आएगा। आपने कहा जी ठीक है। अगर मैं कोई इन दोनों का HCF बताऊं तो 77 और 143 का HCF निकालोगे तो 11 आएगा सर, निकाल के देख लेना 11। तो इसका मतलब बी की जो वैल्यू है वो 11 है, तो इनका HCF भी 11 है और इसी को हम बी भी बोलेंगे कि जो बीच वाला नंबर है वो 11 है। अगर कहे पहला नंबर बताओ तो दूसरा नंबर अगर 11 है तो 11 को किससे गुना करें, 77 है 7 से। दूसरा नंबर 11 है तो 11 को किससे गुना करें, 143 है 13 से। आइए जी, कह रहा जी 3 अभाज्य संख्या पहली दो का गुणनफल ए और बी का प्रोडक्ट 1891 है और आखिरी दो का प्रोडक्ट 7991 है। तो मेरे बाबू आप इस पॉइंट को समझिए कि बी यहां पे भी मौजूद है और बी यहां पे भी मौजूद है, बी दोनों ही जगह पे शामिल है। अगर मेरे बच्चे बी दोनों ही जगह पे शामिल है तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि दोनों का HCF जो होगा वो बी होगा, दोनों का HCF बी होगा। आपने कहा जी हाँ। अब HCF निकालो, 1891 और 7991, तो 1891 और 7991 कैसे निकालें सर? फैक्टर करें, डिफरेंस मेथड या लॉन्ग डिवीजन? मुझे लगता है डिफरेंस लेना आसान है, क्योंकि 91 से मुझे कुछ फील हो रहा था। 1 में 1 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 8 गया 1 और 7 में 1 गया 6, यानी इनका डिफरेंस आया 6100। तो मेरे प्यारे बच्चों या तो डिफरेंस 6100 है तो या तो 6100 इसका फैक्टर होगा ना, माफ करना गलत कर रहा हूं, या तो 6100 इसका HCF होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब 6100 के फैक्टर में 61 गुना 100, और आप जानते हैं 61 प्राइम नंबर है। आपने कहा हाँ, और ये भी हमने डिसाइड किया 2 सेकंड पहले कि इसका HCF बी होगा, और बी क्या है? प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि उसने सवाल ने खुद ही कहा कि भाई तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, 3 अभाज्य संख्या है। तो जो HCF होगा प्राइम नंबर, 100 में ना 61 इंटू 100 करेंगे तो 100 के जो भी टुकड़े करेंगे वो इस नंबर को कभी भाग नहीं देंगे, ओड नंबर को। अरे हाँ है ना 2 भाग देगा, ना 5 भाग देगा, ना 50 भाग देगा, ना 25 भाग देगा, ना 4 भाग देगा। तो इसका मतलब इसका HCF आया 61, तो बी की वैल्यू 61 है। अब कह रहे जी सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो बी की वैल्यू मेरे बच्चे 61 है गुना सी, यानी सबसे बड़ा नंबर सी, थर्ड नंबर, प्रोडक्ट है 7991। देखिए जी काटेंगे तो 61 से काटेंगे, 61 एकम 61, बचा कितना जी? 9 में 1 गया 8 और 7 में 6 गया 1, 18, फिर उतारा 9, फिर 6 18, तो यह आया 183, बचा कितना जी? 6, फिर उतारा 1, 61 एकम 61। तो मतलब जो बड़ी संख्या सी है उसकी वैल्यू मेरे पेरे बच्चों 131 है। ऑप्शन सी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे।